चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हो जाए अपने सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, मैं आपका पेपर नंबर जो 11 है, ग्रुप 2 का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है, वो आपको पढ़ाऊंगा। हंड्रेड मार्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। ग्रुप 2 का हमारा जो पेपर नंबर 11 है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस। पार्ट ए 80 मार्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा। अस्सी नंबर का तो आपका जो पोर्शन है वो किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एफएम से रिलेटेड है। और पार्ट बी आपका जो है, जो आपका 20 मार्क्स का होगा, दैट इज डेटा एनालिसिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या बेसिकली? कोई बता सकता है? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? दो टर्म्स है, वन इज फाइनेंशियल एंड द अनदर वन इज मैनेजमेंट। नाउ व्हाट अबाउट फाइनेंशियल? देखिएगा, फाइनेंस का जो मीनिंग है, फाइनेंशियल का मीनिंग है फाइनेंस रिलेटेड या मनी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, उन सबको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल का मतलब तो हो गया एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस। एंड नाउ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। एनीबडी? मैनेजमेंट मींस, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ऑनलाइन वॉइस आ रही है ना? ऑनलाइन यस सर। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? और कुछ? ठीक है, वो तो आपने इस शब्द से निकाल लिया, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। नहीं नहीं, वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं चाहिए जो आप बीएसटी में पढ़ के आए हैं। मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग। लीजिए, तो यानी आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ऑल डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द फाइनेंस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे अपने बिजनेस में फाइनेंस को लेकर जितने भी डिसीजंस लेने होंगे, भाई आपको फाइनेंस यानी कोई भी बिजनेस अगर करना है तो यू नीड फंड्स। फंड्स से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, बस इस सब्जेक्ट में वही पढ़ना है आपको। दिस सब्जेक्ट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। अब एक सिंपल इमेजिनेशन पर बात करते हैं।
मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, आपका नाम तान्या, इस बहाने नाम भी हो जाएगा। आपको एक बिजनेस करना है, फंड रिलेटेड सोचना, नॉर्मली सोचो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, व्हाट टाइप्स ऑफ डिसीजन यू नीड, कौन कौन से डिसीजन आप सोचते हो कि एक बिजनेस को करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे। बताओ क्या सोचोगे अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो। प्रोडक्शन सीधे, अभी तो यही डिसाइड नहीं किया अपन ने बिजनेस कौन सा करना है। सबसे पहले सोचो, एनीबडी और कोई, फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी, भाई आपने आज रात को ये सोचा कि यार बिजनेस करेंगे अपन तो, छोड़ो ये सीएमए वीएमए, क्या करेंगे जॉब करके, अपन क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने का जो थॉट प्रोसेस होगा, बस वही आपका ये पूरा सब्जेक्ट है। बताओ क्या सोचोगे बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो जो है ना, वो नॉन फाइनेंशियल आइटम है। किसका करना है, अपने को क्या पढ़ना है, ओनली। तो अब आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसके रेस्पेक्ट, अरे इसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ओनली मनी रिलेटेड बोलो। अब क्या सोचोगे, चलिए पहला पॉइंट आप ये सोचोगे, यार मुझे मेरे बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब उस कैपिटल को अरेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कैपिटल आपको चाहिए 50 लाख, घर पे पड़े होंगे क्या 50 लाख। आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि आप अपना जो फंड अरेंजमेंट है वो कहां से करोगे। यानी हो सकता है इसमें 10 लाख तो आपके पास पड़े हुए हों, फिर आपने सोचा यार 20 लाख का लोन ले लेंगे अपन, फिर आपने सोचा कि यार 20 लाख की अपन इक्विटी कैपिटल इशू कर देंगे, और एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो कैपिटल इशू कर दी। या अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे लोन ज्यादा लेना पड़ेगा और मेरे पास जो पैसा है मैं वो लगा दूंगा। तो यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे सोर्सेज ऑफ फंड्स। आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए, तो फंड के सोर्सेस को ढूंढना आपका सबसे पहला काम होगा कि हाउ टू अरेंज द फंड फॉर द बिजनेस। तो यहां पर हमारे पास एक चैप्टर बनेगा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मेरी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं वो 50 लाख रुपए कहां से और कैसे कैसे अरेंज करूंगा। हो सकता है मैं अगर एक कंपनी की बात कर रहा हूं, 20 लाख की मैंने इक्विटी इशू कर दी, 10 लाख के मैंने डिवेंचर्स इशू कर दिए, 10 लाख का मैंने टर्म लोन ले लिया, 10 लाख मेरे पास पड़ा था। बोलो सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि आपके बिजनेस का जो फॉर्म होगा उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल होगा वो क्या होगा। क्लियर, और बोलो। सोच लिया हमने, किसकी कॉस्ट पर यूनिट, नहीं सही बोल रहे थे आप, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग सोचोगे। अरे एक बात बताओ, आंख बंद करके चले जाओगे, चलो भैया बैंक के पास चलते हैं, बैंक बोल रहा ला 12% ब्याज दे दोगे ये। आपको दूसरा डिसीजन लेना पड़ेगा, यार हमने सोच तो लिया कि कैपिटल यहां यहां से अरेंज करेंगे, लेकिन पता लग रहा है कि लोन लेना तो बहुत महंगा साबित हो रहा है, हम जितना तो कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा तो क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप ये भी डिसीजन लोगे कि व्हाट विल बी द कॉस्ट टू अरेंज द कैपिटल, क्या बिना उसको ध्यान रखे आप ले लोगे कि भाई आपने ये तो सोच लिया 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 50 लाख रुपए अरेंज करने के जो सोर्सेज होंगे, हर सोर्स के लिए आपको एक कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। अगर आप लोन लेते हो तो उस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, डिवेंचर्स के द्वारा पैसा अरेंज करते हो तो उस पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाते हो या इक्विटी या प्रेफरेंस से पैसा लेते हो तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या बिना उसके आप अपना बिजनेस चला लोगे, पैसा अरेंज कर लोगे,
नहीं कर पाओगे। तो यानी आपका अगला डिसीजन आया कि व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अरेंजिंग द फंड्स। मैं फंड तो अरेंज कर रहा हूं, फंड तो मुझे मिल जाएगा, मैं लोन उठा लूंगा, लेकिन भाई ये तो सोचो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो वहां से कमाओगे तो 10 और ब्याज दोगे 12, कर लोगे बिजनेस? कितने साल तक कर लोगे ऐसा कि कमाओगे तो हर बार कितना 10 और चुकाओगे कितना? नॉट पॉसिबल। आप एक लंबे समय तक अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर सकते। तो मेरा डिसीजन आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अब और क्या सोचेंगे? नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सब आ गया। कैपिटल मींस चाहे वो डिवेंचर से अरेंज किया हो, चाहे वो लोन से, चाहे वो इक्विटी से, चाहे वो प्रेफरेंस से, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इनकर्ड। हम इसमें इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में। ये चैप्टर्स हैं सारे हमारे, सभी चैप्टर्स में हमें डिटेल में फिर एक एक बात को पढ़ना है कि भाई जितने भी तरीकों से हम पैसा अरेंज कर रहे हैं उसके लिए हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या इनकर्ड हो रही है और उनमें से फिर बेस्ट क्या है हमारे लिए अगर डिसीजन मेकिंग आती है तो, कि भाई आपके पास ये सोर्स भी है, ये सोर्स भी है, बताओ इनमें से बेस्ट क्या है। तो सीधी सी बात है, जहां मेरी कॉस्ट क्या हो रही होगी, ज्यादा वाले को सेलेक्ट करोगे या कम वाले को? भाई सीधा सा डिसीजन है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से 12% की कॉस्ट आ रही है, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से 15 की आ रही है, कौन सा सोर्स लोगे? 12 वाला। तो वो सब हमारा चैप्टर का इंटरनल पार्ट बनेगा। आगे बढ़ाओ और बताओ और क्या सोचोगे। आ गए 50 लाख रुपए, अब क्या करें? हो गया ना भाई, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड कर लिया 50 लाख रुपए यहां यहां से अरेंज करने हैं, उन सब की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल ली, तो इसका मतलब अब मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए। अब क्या करूंगा? यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट। भाई अब आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या डे टू डे ऑपरेशन कैपिटल। बिजनेस करना है तो एक बिल्डिंग चाहिए होगी, बिजनेस करना है तो आपको प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए होंगी, उनमें पैसा क्या करोगे? वहां भी एक समस्या, 4 मशीनरियां अवेलेबल हैं, इनमें से कौन सी खरीदूं? भाई मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना है, क्या उस प्रोडक्ट को बनाने की एक ही मशीन होगी क्या मार्केट में? उस तरह की एक से ज्यादा मशीनें होंगी। हो सकता है किसी में कोई टेक्नोलॉजी हो, किसी में कोई हो। किसी मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है, किसी मशीन की कैपेसिटी 15,000 की है। तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा व्हाट असेट्स शुड बी परचेस्ड। या मैं आपको ऐसे बोलूं कि मुझे अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट का मुझे क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मेरा तीसरा चैप्टर बनेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ जी, पेन ऑन करूं? चलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये बेसिकली फिक्स असेट से रिलेटेड डिसीजन होगा, ओनली एंड ओनली फिक्स असेट। इसी को मैं एक और नाम दूंगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग। सुना ये नाम कभी? कुछ अगर ग्रेजुएशन से हैं क्या आप में से? कौन कौन है ग्रेजुएशन? एक तो हाथ पूरा उठाया करो, जवान हो आप तो अभी। हाँ, ठीक है, तो आप लोगों ने तो सुना होगा, बाकी फाउंडेशंस के थ्रू। हाँ, 12th में फर्स्ट चैप्टर में वो 3 टाइप के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। हाँ, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही था, बट ठीक है भाई, जो बीकॉम या ग्रेजुएशन है उन्होंने तो और डिटेल में भी पढ़ा होगा, इसके इंटरनल पार्ट भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या लूंगा,
अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन। यार मुझे फिक्स एसेट चाहिए, परमानेंट इन्वेस्टमेंट होता है ये, एक बार ये पैसा लगा दिया ना, ये विड्रॉ नहीं हो सकता। ये विड्रॉ तभी हो पाएगा जब आप अपने बिजनेस का क्या करोगे, वाइंडिंग अप कर दोगे। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी खरीद ली, आपने एक बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, तो दैट विल बी योर परमानेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट्स होते रहेंगे, मशीन खराब हो गई दोबारा नई आ जाएगी, पुरानी वाली डिस्पोज ऑफ, बट यू नीड अमाउंट परमानेंटली फॉर योर बिजनेस। उस इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बताइए, क्लियर ये पॉइंट? अगला क्या सोचेंगे, असेट तो आ गई, क्या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या, मैं असेट को बोलूंगा ए असेट प्रोडक्शन चालू कर? नहीं, इंस्टॉल तो हो गई। भाई मुझे अब उससे काम करने के लिए, डे टू डे वर्किंग करवाने के लिए पैसा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा, लेबर को अपॉइंट करूंगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे। इसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यानी कैपिटल का वो हिस्सा जो मुझे मेरे डे टू डे बिजनेस को करने के लिए चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, एक बिजनेस में मुझे दो तरह की कैपिटल की नीड होती है। एक को कहते हैं परमानेंट कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो मैंने अपने बिजनेस में क्या कर दी, परमानेंटली इन्वेस्ट कर दी, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट कैपिटल। फिक्स एसेट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। भाई मशीनें तो आपने लगा दी, लेकिन मशीनें अपने आप प्रोडक्शन थोड़ी जनरेट कर देंगी। प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको लेबर चाहिए होगी, और कुछ एक्सपेंसेस भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इनकर्ड करने पड़ेंगे। तो यानी मुझे जो अगला डिसीजन लेना पड़ेगा वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मींस what must be the appropriate working capital required for the business। वर्किंग कैपिटल हर साल चेंज होती है। अगर मेरे पास किसी साल डिमांड ज्यादा आ गई तो मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, डिमांड ही नहीं आई तो क्या तब भी बनाऊंगा? मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को कट डाउन कर दूंगा। कोरोना में तो बंद ही करना पड़ गया, तो क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी उतनी? नहीं चाहिए थी मुझे। तो वर्किंग कैपिटल को ही हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी ये कैपिटल ईयर टू ईयर बेसिस पर क्या हो सकती है, चेंज होगी। इसलिए हर ईयर की इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इस चैप्टर में आप यही सीखने वाले हो कि एवरी ईयर वी नीड हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर आवर बिजनेस। फोरकास्टिंग करेंगे हम फोरकास्ट करके पता लगाएंगे। मुझे फ्यूचर पता नहीं है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, लेकिन मैं फ्यूचर को क्या करूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा, और प्रिडिक्ट करके ये पता लगाऊंगा कि यार क्या चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर में कितने की डिमांड जनरेट होगी। पढ़ा है कभी एक डिमांड फोरकास्टिंग? नहीं पढ़ा होगा ये भी, चलो कोई बात नहीं, ये भी पढ़ोगे इंटर में। बोलो क्लियर बिल्कुल? 4 चैप्टर हो गए आपके, देखो कोर्स ऐसे ही खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स जिनसे हम अपनी मनी को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। फिर दूसरा, जब मनी को अरेंज करोगे तो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, तो उसकी कैलकुलेशन सीखोगे किसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि भाई मनी को अरेंज करने की क्या कॉस्ट आ रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई हमारे पास जो पैसा आ गया
अब हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट दो जगह किया जाएगा, परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल नेचर। जो परमानेंट नेचर का डिसीजन है वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिसीजन है वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग ही है बेसिकली। चलें अब आगे। अब बताओ आगे अब क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी आ गई। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस। हाँ ये तो पढ़ा है सबने कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस। तो वर्किंग कैपिटल के हर एक एलिमेंट का डिसीजन लेना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी कॉल्ड इन्वेंट्री डिसीजन या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट विल बी द कलेक्शन पीरियड ऑफ माय डेटर्स, दैट इज कॉल्ड डेटर्स मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट। मुझे मेरे क्रेडिटर का पेमेंट कैसे करना है, पेबल्स मैनेजमेंट। मुझे मेरे पास कैश कितना रखना है। आपको हर एक चीज का क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन। भाई वर्किंग कैपिटल तो एक ओवरऑल पिक्चर हो गई, लेकिन इस वर्किंग कैपिटल के हर एक फैक्टर का मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। उतने ही चैप्टर बनते जाएंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड बात करूंगा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन आ गया, कैश की बात करूंगा तो कैश मैनेजमेंट आ गया, डेटर्स की बात करूंगा तो डेटर्स मैनेजमेंट आ गया, क्रेडिटर्स की बात करूंगा तो क्रेडिटर्स मैनेजमेंट आ गया। तो चार चैप्टर हमारे इसके सब पार्ट के द्वारा बनेंगे, हर चैप्टर इंडिविजुअल चलेगा। यानी वर्किंग कैपिटल के बाद अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास आ गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर मेरे पास आ गया डेटर्स मैनेजमेंट। क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। और कैश मैनेज। ये हमारे पास चार इंटरनल मैनेजमेंट के पॉइंट आ गए। वर्किंग कैपिटल तो उसका कंप्लीट रूप है, लेकिन उस कंप्लीट को भाई आपको एक एक करंट असेट चाहिए। भाई आप वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो करंट असेट का क्या चाहिए, टोटल। तो करंट असेट्स में जो जो भी आएंगे उन सबका भी तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, कैश कितना होना चाहिए। क्योंकि जब इसके ये फैक्टर एप्रोप्रिएट होंगे तभी वर्किंग कैपिटल क्या बनेगी, एप्रोप्रिएट बनेगी आपकी। भाई आप सोचो प्रैक्टिकली, अगर डेटर का डिसीजन गलत हो गया तो वर्किंग कैपिटल तो ऑटोमेटिकली गलत हो गई। अगर मैंने अपना इन्वेंट्री का डिसीजन गलत ले लिया तो भी मेरी वर्किंग कैपिटल गलत होगी। तो अगर वर्किंग कैपिटल को सही करना है तो मुझे ये सारे डिसीजन क्या लेने पड़ेंगे, सही लेने पड़ेंगे। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन ये हमने ले लिए। आगे बढ़ो और बताओ। अभी तो बिजनेस चालू हुआ है, अभी रेवेन्यू ठीक है। देखिए रेवेन्यू डिपेंड्स बेसिकली ऑन कंपटीशन। रेवेन्यू से रिलेटेड बातें आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे आप, वो कॉस्ट का मैटर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। मुझे तो यहां पर केवल क्या लेने, डिसीजंस लेने हैं, फाइनेंस को लेकर के डिसीजन। नहीं, चलिए एक डिसीजन और आएगा, डिविडेंड डिसीजन।
डिविडेंड डिसीजन। आपने पैसा अरेंज कर लिया थ्रू इक्विटी शेयर्स, थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पर तो आपको पता है कि डिविडेंड की रेट कांस्टेंट होती है। भाई प्रेफरेंस शेयर के साथ एक रेट अटैच्ड होती है कि 12% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, तो आपको उतना ही देना है। बट व्हाट अबाउट इक्विटी? क्या उनकी कोई रेट फिक्स्ड होती है क्या? हो सकता है उनको कुछ ना मिले, और वैसे बचा हुआ सारा प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी वालों का। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना देना चाहिए हमें उन्हें? देखो, अगर उनको कुछ भी नहीं दोगे ना, तो आपको आगे जाकर इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। भाई उनको भी तो खुश करना पड़ेगा ना कि भैया, आप बोल रहे हो कि डिवेंचर वालों को तो हम उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका डिविडेंड दे रहे हो, तो इक्विटी वाले भी कुछ तो चाहेंगे ना कि यार हमें कुछ तो दो। हमने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया है, तो हमें क्या मिलनी चाहिए? कुछ ना कुछ रिटर्न तो क्या होनी चाहिए? जनरेट होनी चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाने वाला जो डिविडेंड होगा वो कितना होना चाहिए, कैसे उसका डिसीजन लिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका डिविडेंड डिसीजन कहलाएगा। यू हैव टू डिसाइड। आप मीटिंग बुलाओगे, मीटिंग में डिसीजन होगा कि भैया इतना डिविडेंड इस साल देना है। तो वो मीटिंग में वो जो रेट डिसाइड हो रही है, वो किन बातों को ध्यान में रख के होगी? किस तरीके से हम अपने शेयर होल्डर को क्या देंगे? डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। तो इनको लेकर के जो डिसीजन होगा वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड डिसीजन कहलाएगा। चैप्टर बहुत हैं। 3 चैप्टर जो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अब आपने बिजनेस भी कर लिया, चेक तो करो आप सही हो कि नहीं। बेसिकली इन 3 चैप्टर्स को हम बोलते हैं रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कंपैरिजंस होते हैं बेसिकली। हम रेशोज निकालते हैं ताकि हम अपने कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या कर पाएं? इवेल्युएट कर पाएं। कैश फ्लो बनाते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारे बिजनेस में कैश के मूवमेंट के क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, कहां से कैश आया, कहां पर कैश गया। इसी तरीके से एक फंड का स्टेटमेंट भी बनाया जाता है कि फंड का इनफ्लो और फंड का आउटफ्लो कहां होगा। दैट विल बी कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये 3 डिसीजन नहीं है, दीज 3 आर कॉल्ड कंपेरेटिव फाइनेंशियल टूल्स। यानी आप ये बोल सकते हो परफॉर्मेंस रिलेटेड टूल्स हैं ये आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करवाएंगे। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, इतने डिसीजन ले रहे हो, तो इसका इंपैक्ट भी तो ढूंढोगे कि भैया इसकी वजह से हमारी रिटर्न क्या आई, हमने नेट प्रॉफिट क्या कमाया, कैश का मूवमेंट क्या हुआ। तो इन चीजों के लिए हम ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। लीवरेज एनालिसिस ये एक स्पेसिफिक चैप्टर है अपने आप में। अभी सिर्फ चैप्टर का नाम, मैं इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं लूंगा। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन नो डाउट ये हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनता है। बट चूंकि इसको समझाने के लिए फिर मुझे पूरी क्लास लगानी पड़ेगी कि भाई लीवरेज होता क्या है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर है, अभी आप ये मान लें। जब लेटर ऑन इस चैप्टर पर आएंगे तो वी विल डिस्कस कि एक्चुअली में ये चैप्टर क्या बताएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, फाइनल का नहीं है ये तो। अभी आप इंटर का 80 नंबर लिख रहे हो, वो 20 तो अभी मैंने टच ही नहीं किए। ये तो केवल वो 80 नंबर हैं जो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट एवरेज स्कोर 70 नंबर आएगा इस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट ही बोलेंगे तो अपन, और क्या 80 में एवरेज। आप जाओ बड़ी, देखो इसमें से 60 नंबर तो मैं दिलाऊंगा आपको, यानी 60 नंबर के एफर्ट्स तो मेरे होंगे। अब बचे आपको कितने लाने हैं वो देख लेना। मतलब 60 के लिए आप नहीं लगाओगे, 60 लाने के लिए तो मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो आपके 60 आएंगे। तो 60 तो मैं दिलवाऊंगा, वो तो मेरे एफर्ट हैं। अब 60 के ऊपर आपको जितने लाने ना, उतने एफर्ट आपको डालने हैं। कोई बोल रहा है कि सर बहुत है इतना ही, 60 आ गए, बाकी और सब्जेक्ट में ले आएंगे तो ठीक है। 10 आपको और लाने हैं तो 10 के एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। 20 लाने हैं तो 60 नंबर तो बहुत सिंपली आपके पास कॉपी में मिल जाएंगे आपको। 60 की लड़ाई नहीं है यहां। अब आपको 60 के ऊपर जाना है तो एफर्ट आपको डालने हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये उतना नहीं है जितना ये दिख रहा है। बहुत आसान चैप्टर है। 3-4 चैप्टर को मैं हटा दूं तो दैट नीड्स प्रैक्टिस। इसमें से 7 या 8 चैप्टर तो वो हैं जो आपको यही नहीं पता लगेगा कब चालू हुए और कब खत्म हो गए। पूछना कभी सीनियर से, आप शुरुआत के 4 महीने तक तो 4 ही चैप्टर करते रहोगे, बोले पता नहीं क्या हो रहा है, चैप्टर बड़े स्लो चल रहे हैं। 5वें महीने में ऐसा होगा कि सीधे हम पहुंच जाएंगे 15वें चैप्टर तक। मतलब 1 महीने में 9 चैप्टर कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। वो चैप्टर ही ऐसे हैं, एक एक दिन के चैप्टर हैं, केवल 1 दिन 2 दिन। कई चैप्टर तो 5 मिनट में बोलूंगा चैप्टर कंप्लीट, बस इतना सा ही बोलूंगा बस, और वो चैप्टर कंप्लीट हो नहीं। रियलिटी है वो, आपको अभी नहीं खोलूंगा ये पत्ते, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन आप पूछना सीनियर से कि बोले ये हुआ क्या यार, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि एफएम चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, हम सिलेबस देख के ही डर गए। लेकिन एक्चुअल में ये चैप्टर्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डिसीजंस बहुत सारे लेने हैं। अगर एक सिंपल सी बात करें तो कुछ चैप्टर तो इनमें ऐसे होंगे, ये चैप्टर सिंगल क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ये चैप्टर वेटेज 0 नंबर, इसमें जाओगे 15 एक क्वेश्चन होंगे, फिक्स पैटर्न होगा बिल्कुल। आपको दूसरे दिन के बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। 2 दिन मुझे चाहिए आपको कॉन्सेप्ट समझाने के, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, आपके क्वेश्चन करने के ऊपर है। 2 दिन में क्वेश्चन कर लिए तो 4 दिन में चैप्टर खत्म। सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप साथ में कितना टाइम डिवोट कर रहे हो। अभी तो कर लोगे क्योंकि अभी तो 3 क्लास 4 क्लास चलेंगी। बात यह है कि जब सब्जेक्ट बढ़ेंगे ना, तब कितना टाइम डिवोट करोगे आप। ठीक है, बाकी समस्या नहीं है। और गया ये, अब ढूंढना पड़ेगा। अरे इसमें यही तो नहीं आएगा, इस वाले सिस्टम में नहीं आएगा। रुक जाओ, लेट्स ट्राई कि मिल जाए। बताओ गया ये तो। इस नीचे वाले सिस्टम में ये प्रॉब्लम रहती है। चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं, वो तो शायद दूसरा पेज आ जाएगा। वो तो पिछली क्लास आएगी उससे तो। नहीं नहीं, इसमें ये मेरे साथ चौथी बार हुआ है ये। मेरी क्लास में सबसे ज्यादा होता है। अभी क्यों जाता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन क्या, बोलो बोलो। अरे बोलो, ऐसे टेंशन मत लिया करो, मन में नहीं रखना चाहिए। मैं भी हंस लूंगा, थोड़ा सा मेरा खून भी बढ़ा लूं। पता नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि मैं पढ़ाऊं। बोर्ड बोलता है, बोले क्या करोगे पढ़ा पढ़ा के, बताओ। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं आते हूं तो लिखा ही नहीं होगा कि मैंने क्या क्या लिखवाया। कोई बात नहीं, वापस से बाद में लिखवाएंगे, अब नहीं लिखूंगा मैं दोबारा। हाँ, क्या चीज? ये तो 2-3 ही चैप्टर हैं, नहीं तो बाकी ने तो पुराना भी नहीं लिखा ना।
कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो अपन वैसे भी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वापस हेडिंग तो डालनी है ना, छोड़ो, चलिए कोई बात नहीं। चलो कितने नंबर तक हो गया था? 14 लिख रहा था मैं, क्या लिखा लास्ट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगला कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सुनाइए नाम, ये आपने पूरा पढ़ा है, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, तो फाउंडेशन वाले भी पढ़ के आए हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और जो फाउंडेशन से नहीं आए उन्होंने बचपन में पढ़ा होगा मैथ्स में। अरे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट तो पढ़ के अपन बड़े हुए हैं, और अगर नहीं 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 पढ़ा तो भी आप जानते हो, बैंक में पैसे जमा करवाए, इंटरेस्ट कमाया है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। भाई किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो लगता है वो इस चैप्टर में कवर होता है कि भैया इंटरेस्ट कैसे अर्न होता है। भैया आज मैं आपको ये बोलूं कि आपने 1 लाख रुपए 10% की रेट पर 2 साल के लिए जमा करवाए, बताओ क्या मिलेगा आपको फ्यूचर में? निकाल सकते हो? 1 लाख रुपए 10% की इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए जमा करवाए, पहले साल 1 लाख पे 10% मिलेगा, अमाउंट हो गया बढ़ के 1,10,000, फिर उस 1,10 पे 10% मिलेगा, निकल गई मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। भाई फॉर्मूला लगाएंगे वो अलग चीज हो गई, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो मनी को बताता है, बेसिकली मनी की परचेजिंग पावर के बारे में। ये चैप्टर कई चैप्टरों में साथ साथ में काम आता है। भाई मनी की परचेजिंग पावर को कैलकुलेट करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारे यहां पर मनी की परचेजिंग पावर डे बाय डे क्या होती जा रही है? डे बाय डे कम होती जा रही है। कैसे कम हो रही है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना। मैं जब छोटा था, यानी जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, दिवाली पर पापा के साथ 500 रुपए के फटाके लेने जाता था। कितने आते होंगे? हाँ मतलब इतने सारे फटाके चलाते रहो 3 दिन 4 दिन तो खत्म नहीं होते थे, 500 रुपए के ही इतने सारे आते थे जब मैं 7th क्लास में था। ठीक है, आप तो थे ही नहीं तब, भाई आप तो थे ही नहीं तब, जब मैं 7th क्लास में था तब आप तो थे ही नहीं। आप तो जितनी एज पर हो उतने साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं, 23 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो यानी और चले जाओ पीछे, अगर 23 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए तो मैं 7वीं क्लास में कितने साल पहले था? तो 500 रुपए के इतने सारे फटाके, अब आज मैं अपने बेटे को ले जाता हूं 500 रुपए लेकर पटाखे दिलवाने, क्या होगा? एक पैकेट तो इस जेब में रखता हूं, एक पैकेट इस जेब में रखता हूं और बोले घर चलो। ये क्या हुआ भाई? मैं जब अपने फादर के साथ अपने पापा के साथ जाता था तो 500 रुपए में इतने आते थे, अब मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं 500 रुपए लेकर, फिर दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। भाई डे बाय डे 500 रुपए तो वही है ना, 500 रुपए ही पहले लेके जाता था, 500 रुपए आज लेके जा रहा हूं, बट इतने सालों में उस 500 रुपए की वर्थ आज क्या हो गई? और जब मेरा बेटा अपने बेटे को लेकर जाएगा 500 रुपए में तो केवल दिखाएगा, वो बोले ये देखो ऐसी दुकान होती है फटाके की, बोले मिलते थोड़ी है, टच कर लो बस, बोले इसको छू के देखो ये चक्री है, ये अनार है, बस बेटा इतना ही होता है 500 रुपए में। भाई मनी की जो परचेजिंग पावर है वो डे बाय डे हमारे यहां पर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आप खुद भी कर सोचते हो, 2-3 साल पहले आप कोई चीज खरीद के लाए, आज वापस से वो अमाउंट लेकर उसी चीज को खरीदने जाओ, नहीं मिलेगी, या तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या वो क्वांटिटी कम लानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। दिस इज प्योरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे इन सारे डिसीजन पर इफेक्ट करता है। आप सोच के देखो, मैं आज किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं या आज एक असेट खरीद रहा हूं, तो आज मेरे पास से 1 लाख रुपए जा रहे हैं ना, उससे कमाऊंगा तो फ्यूचर के 10 सालों में, तो 10 सालों में तो मनी की वैल्यू बहुत गिर गई होगी।
अब मैं कैसे डिसीजन लूं कि यार आज 1 लाख रुपए लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा 1 लाख रुपए लगाए और 1.5 लाख रुपए कमा लिए, अरे वाह मजे आ गए, 50,000 आ गए। उस 1.5 लाख की पहले वर्थ तो ढूंढो, पता लगे 1.5 लाख की वर्थ ही 80,000 रुपए बची, क्योंकि मनी की परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम। तो वो एक चैप्टर हम यहां सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हम कैसे पता लगाएंगे कि मनी की आज की परचेजिंग पावर क्या है आपकी। उसके बाद 15th नंबर, क्या हो गया? रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। देखिए, आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो ना, हर डिसीजन के साथ दो एस्पेक्ट होते हैं। एक उस डिसीजन की वजह से आने वाली रिस्क, और एक उस डिसीजन की वजह से जनरेट होने वाली रिटर्न। कोई भी इन्वेस्टर, आप हो, मैं हूं, मेरे से एज में बड़े हैं, हर व्यक्ति अपना जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो इन्वेस्टमेंट के पीछे दो ऑब्जेक्ट देखता है। इन्वेस्टमेंट के पीछे वो क्या देखेगा? उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसके ऊपर क्या रिस्क आएगी, फिर जाएगा, क्या रिस्क आएगी और क्या रिटर्न जनरेट होगी। मान लो फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है जो आज ही 60 साल का हुआ है, तो आज उसका एंजॉय का दिन है, रिटायरमेंट डे। अब रिटायरमेंट डे पर उसे क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसके पीएफ का पैसा, उसकी ग्रेचुइटी का पैसा। अगर उसने कुछ सालों में छुट्टियां नहीं ली थी तो उन छुट्टियों का पैसा मिलेगा बहुत सारा। अब उसको मिलाकर मान लो 20 लाख रुपए मिल गए। क्या करे वो 20 लाख रुपए ले जाए और शेयर मार्केट में डाल दे, कि बोले शेयर मार्केट में डाल देता हूं। अगले दिन सुबह क्या हुआ? शेयर मार्केट ऐसे हुआ, वो ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल होगा। उसकी दिल की धड़कनें तो पहले ही, वो बोल रहा है यार कहां शेयर मार्केट में फंसा रहे हो, सेंसेक्स इतना सा नीचे गया, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर निकल जाएगा। वो नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? देखो, 60 साल की एज हो चुकी है, डिस्को मुझे जाना नहीं, डिस्को में जाऊंगा नहीं अब। ठीक है, नौकरी कर करके डायबिटीज और बीपी वैसे ही हो चुका है, तो दाल रोटी खानी है, पिज्जा बर्गर मुझे अलाउड नहीं, एक दवाइयां खानी है। बोले क्या करूं? बोले एक काम करता हूं, इस पैसे को एफडी में डाल देता हूं, बिल्कुल सिक्योर एफडी पर मुझे 7-7.5% क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट। 20 लाख का 7.5% कितना हुआ? 1.5 लाख के अप्रोक्स, या ज्यादा हो गया? निकालना, 1.5 ही हुआ क्या? डिवाइड बाय 12, कितना आ गया पर मंथ? 18,000 रुपए। बोले प्लस मुझे थोड़ी बहुत पेंशन मिल रही है, कितना आ गया मेरे पास? बोले हो जाएगा मेरा तो दाल रोटी का जुगाड़। क्या लगता है सोचेगा वो नहीं जाएगा शेयर मार्केट में। वो 60 साल वाला व्यक्ति बोल रहा अब मुझे किस बात की रिस्क लेनी है, बच्चे सेटल्ड हैं भाई, बच्चे सेटल्ड हो चुके हैं, अब ये पैसा मुझे मिला तो मैं थोड़ी रिस्क में जाऊंगा यार। मेरे को तो एक आराम की जिंदगी चाहिए, पैसा आता रहे, दाल रोटी अपनी चलती रहे। तो इसका जो रिस्क रिटर्न का सोचने का तरीका होगा ना, वो बहुत अलग होगा। ये सोचेगा यार मैं तो रिस्क नहीं उठाऊंगा। अब रिस्क नहीं उठाओगे तो मान के चलो रिटर्न भी कम कमाओगे। देखिए, मार्केट का सिंपल सा रूल होता है, आप जितने रिस्क उठाने का कैपेबल हो ना, आप उतनी ज्यादा रिटर्न क्या कर सकते हो? कमा सकते हो। अब आ जाओ मेरे पर, मेरा एज ग्रुप, जिसको रिटायर होने में अभी 10 से 15 साल बाकी हैं, लेकिन मेरे ऊपर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, होंगी ना अभी तो। भाई मैं रिटायर 15 साल बाद होऊंगा, पढ़ाना 15 साल बाद छोड़ूंगा, या नौकरी में हूं तो 15 साल बाद छोड़ूंगा, लेकिन अभी मेरे ऊपर क्या है? तो मैं क्या करूंगा? अपने फंड को बांटूंगा मैं।
मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ठीक है, चलो मेरे पास 1 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं, इसमें से 25% ऐसा करता हूं, इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। 50% पैसा मुझे मेरी नेसेसिटी के लिए चाहिए। 50% पैसा भाई जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे वो जिम्मेदारियां अगर पूरी करनी है तो वो मुझे चाहिए। 25% पैसा कुछ अलग डिसीजन, कभी कई बार कुछ ऐसे भी खर्चे आ जाते हैं जो प्री प्लान नहीं है हमारे, लेकिन वो आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, एलोकेट किया। इस इन्वेस्टमेंट को भी मैं बांटूंगा, कहां डालना है भाई ये पैसा। बोले ऐसा करते हैं, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लगा दो, कुछ पैसा वहां लगा दो, कुछ की एफडी बनवा दो, थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद के रख लो। आप पूछना अपने घर पे, 100% यही होता है। भाई बच्चा बड़ा होगा, एजुकेशन, शादी, तो शादी के लिए अभी से जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ते हैं पेरेंट्स, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, डजेंट मैटर। प्लानिंग घर वाले पक्का करेंगे कि भाई आपको ये तो प्लान आउट करना पड़ेगा ना कि फ्यूचर के लिए। भाई मान लो कल को इन्होंने बोल दिया पापा मैं तो अमेरिका ही जाके पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूं भारत में, पापा भेजेंगे? तो भेजेंगे तो पैसा तो चाहिए, तो इसके लिए ऑलरेडी क्या होगा, प्रोविजंस 100% होते हैं फैमिलीज में। अगर एक मैं मिडिल क्लास फैमिली लेवल पर बात करूं, अंबानी को जरूरत थोड़ी है, मैं अंबानी के लिए थोड़ी प्लानिंग करवाऊंगा और यार 25% रख लो, दूध वाले का बिल आएगा, वो सोचेगा इस पे। लेकिन एक जनरल इन्वेस्टर सोचेगा। आज आप सिंपली बात समझो, मान लो मैंने किसी कंपनी के इक्विटी में पैसा लगाया, जानते हो अगर मैं एक लो क्लास इनकम पर हूं या एक मिडिल क्लास इनकम पर हूं ना, मैं उसकी डिविडेंड इनकम का इंतजार करूंगा पूरे टाइम। मेरा एक खर्चा उस इनकम पर बेस्ड होगा, यार अगर डिविडेंड इस बार कंपनी मुझे 2,000 रुपए दे दे तो मेरा कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन एक सोचो, जो व्यक्ति एक महीने के 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसे 2,000 रुपए की नीड होगी क्या? कि मतलब वो ऐसे सोच रहा है अरे यार अब की बार तो 2,000 आए ही नहीं। आप 2 लाख कमा रहे हो, वो 2,000 रुपए का इंतजार करोगे? बेटे को बोल रहा हूं बेटा रुक जा, तेरे को बलून दिलाऊंगा, वो डिविडेंड आ जाने दे। पड़ेगी ऐसी जरूरत 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले को 2,000 रुपए के लिए? क्या फर्क पड़ गया? 2 लाख इंटू 12, साल भर के कितने कमा रहे हो? 24 लाख। और डिविडेंड कितना आ रहा है? 24,000। कौन सा खर्चा है जो आपका रुक जाएगा कि भैया जब डिविडेंड आएगा ये खर्चा तो तभी होगा? लेकिन सोचो, जिसकी मंथली इनकम 10,000 12,000 है, उसके पास ये 2,000 बहुत मायने रखते हैं। उसने अपने किसी ना किसी खर्चे को पोस्टपोन कर रखा होगा, यार ये 2,000 आएंगे ना तो ये 2,000 दूध वाले का बिल चला जाएगा, उसके लिए डिसीजन बहुत अलग होगा। तो ये चैप्टर प्योरली ये बताएगा कि भाई आप जब भी रिटर्न कमाना चाहते हो ना, हर जने को कहीं ना कहीं क्या उठानी पड़ेगी, रिस्क उठानी पड़ेगी। और हर पर्सन का जो रिस्क लेवल होगा ना वो अलग होगा, रिस्क लेवल हर का अलग होगा। अब मान लो तीसरी कैटेगरी ले लें, इनको क्या नाम था मैं तो फिर भूल गया, सान्या। अब ये अभी 20-21 साल, 19 लो, 2.5 साल बाद ये सीएमए बन जाएगी, 18 लाख का पैकेज लग गया, महीने के कितने मिल रहे हैं अब इसको? 1.5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ इसके आज के लिविंग स्टैंडर्ड से 2.5 साल के लिविंग स्टैंडर्ड में कितना चेंज कर लेगी ये? आज अभी पापा पैसे दे रहे हैं, अभी इसको कितने मिल रहे हैं महीने के? 10,000 15,000। फिर एकदम से 2.5 साल बाद क्या हो गया? 1.5 लाख, मतलब 10 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन एक जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसमें उतना चेंज कर लेगी ये? अच्छा चलो एक महीने कर भी लिया, वैसे तो करेगी नहीं,
जब खुद कमाएगी ना तब तो पार्टी भी नहीं देगी। अभी तो पापा से लेकर, पापा बर्थडे है, पार्टी दूंगी मैं तो नहीं, मतलब एक जनरल अपन करते। अभी तो आपको कोई भी खर्चा करना है तो आप किससे मांगोगे? पापा से ही बोलोगे। अभी तो आप बोलोगे, अभी तो बोल भी देते हो, जब आपके पास आएंगे ना तब खर्च नहीं होंगे। फ्रेंड्स बोलते रह जाएंगे यार जॉब की पार्टी तो दे दे, तो सीए में बनी, जॉब लग गई, तब तो पैसे निकलते ही नहीं है। तब इनका फोकस पता क्या होगा, प्लस घर वालों का भी, बेटा तू अपना पैसा सेव कर। इनका जो परसेप्शन होगा ना वो टोटली डिफरेंट होगा। एक बात बताओ, 23 साल मैंने मान लो एज मान ली कि 23 साल में इनके हाथ में 18 लाख की जॉब है। कितना टाइम बाकी है इनकी जॉब को? 35, 3-4 साल, 35 साल कम से कम जॉब करेंगी ये। और ये तो भाई ये थोड़ी 3 साल बाद करके क्या करेगी, बोले बस घर बैठ जाऊं मैं? नहीं, है ना। सोचो, पहले तो ये सोचो कि अगर मैं एक नॉर्मल ग्रोथ 10% मान लूं तो 5-7 साल बाद इसका पैकेज वैसे ही अलग हो जाएगा। अब जानते हो जब एक ऐसे इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट आता है ना, उसका पूरा का पूरा व्यू पॉइंट अलग होता है। ये एक ऐसे इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएगी जो रिस्क उठाने को तैयार है, इसको नहीं फर्क पड़ रहा। ये बोल रही है यार 1.5 लाख मिल रहे हैं, मैं हद मार के भी खर्चा करूंगी, किराया मकान रेंट पर ले रही हूं जहां पर मेरी जॉब है, खाने पीने का 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, 1 लाख रुपए हर महीना मेरे बच रहे हैं। बीच बीच में पापा से भी मंगवा लेगी, नहीं पापा भी देंगे, बेटा तू सेव कर। ये होता है नॉर्मल पेरेंट्स। आप यही बोलेंगे, बोले तेरी अभी जॉब लगी ना, तू सेव कर। भाई आप 1 महीने की सैलरी उड़ा दोगे ना, रोज जाओ डिस्को में, रेस्टोरेंट्स में, खा लो 1 लाख का खाना, देखें 1 महीने में, अगले महीने फिर खा लोगे 1 लाख का खाना। भाई धीरे धीरे आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट प्लान पर आओगे। और इनका जो परसेप्शन होगा, इनके ऊपर अभी कोई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। नहीं है तो ये क्या कर सकती हैं, हाई रिस्क, हाई रिस्क शेयर मार्केट में डालेंगे। बोले ठीक है यार, इस महीने की पूरी सैलरी शेयर मार्केट में डाल दो और भूल जाओ। इस महीने की पूरी सैलरी में क्या करती हूं, 1 लाख रुपए बचाए वो पूरे 1 लाख रुपए में कहां डाल देती हूं, शेयर मार्केट में डाल देती हूं। भूल जाओ, बिल्कुल भूलना पड़ेगा, तभी गेन होगा। जब वो पैसा लगा के आप क्या करोगे, भूल जाओगे। अगर उस पर रोज देखेगी ना तो फिर नहीं लगा पाएगी, क्योंकि शेयर मार्केट तो भाई ऐसा ही मार्केट है, कभी नीचे जाएगा एकदम से, कभी, उसका तो रूल ही है ये शेयर मार्केट का, तो पैसा लगाओ और भूल जाओ। सोचना 7-8-10 साल बाद तो वो आपको 100% क्या करके देगा, कमा कर देगा। लेकिन वो तभी तो कर पाओगे ना जब इसके पीछे बैकअप है अगले महीने का, कि भाई पैसा डूब रहा है, कोई बात नहीं, गए मेरे 1 लाख रुपए, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, फिर मैनेज करूंगी। तो समझ रहे हो पॉइंट को, कि ये चैप्टर प्योरली इस बात पर बेस्ड है, आपका जो रिस्क परसेप्शन होगा ना वो इन्वेस्टर का अलग होगा, और इवन हर कंपनी का भी अलग होगा। रिलायंस में पैसा लगाओगे अलग ग्रोथ मिलेगी, टाटा में लगाओगे अलग ग्रोथ मिलेगी, विप्रो के शेयर्स खरीदोगे अलग मिलेगी, कॉलगेट के खरीदोगे अलग मिलेगी, एफडी में पैसा डालोगे अलग मिलेगी। ये तो दादा अपन तो एफडी में डालेंगे वैसे भी। भाई एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली में सबसे पहला परसेप्शन क्या होता है, एफडी बनाओ। मैं भी जब कमाने लगा था ना तो मेरे फादर सीधे बोले अच्छा सेविंग हुई, बोले ला एफडी बनवा देता हूं। बोले शेयर मार्केट क्या करेगा तू जाके। भाई एक्चुअली में जब अपन एक मिडिल क्लास फैमिली पर होते हैं ना तो अपना सबसे पहली चीज क्या होती है, भाई भले ही रिटर्न कम हो जाए। और उस समय यार देखो एक चीज होती है, मेरे को भी कोई इतनी नॉलेज नहीं कि मैं शेयर मार्केट, अब आप तो आज की जनरेशन हो, तो आज की जनरेशन तो सबसे पहले सुनती उठते बैठते एक ही चीज है, शेयर मार्केट। टीवी खोलोगे तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी प्लान्स, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आज आप ये सारी चीजें क्या करके आते हो, ऑलरेडी सुन के आते हो, तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक और चैप्टर बनेगा, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। चलिए ठीक है, आया कुछ कुछ स्ट्रक्चर समझ में सब्जेक्ट का,
इंटरेस्टिंग है, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर में अपन क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर।